विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे आंतरिक गतिरोध से जूझ रहे इसराइल के विस्फोटक हालात की। नेतन्याहू ने सत्ता में वापसी के बाद से ही खुद को अदालती कार्रवाई से महफूज रखने के लिए देश के अदालती सिस्टम में भारी फेरबदल करने के लिए कैबिनेट से कई प्रस्ताव पास कराए, जिसके विरोध में देश भर में पिछले 3 महीने से ही भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसराइल के 130 से अधिक स्थानों पर भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसराइल में लाखों लोग सड़कों पर उतरकर सरकार विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहे हैं। इन्हें इसराइल के इतिहास में हुए अब तक के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन कहा जा रहा है। नेतन्याहू विरोधी जहां सरकार के इस कदम को लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश बता रहे हैं, वहीं सरकार इसे अदालती सिस्टम में सुधार बता रही है। नेतन्याहू कैबिनेट के इस फैसले के खिलाफ हैफा जैसे शहरों में रिकॉर्ड स्तर पर प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं, जबकि राजधानी तल अवीव में भी कम से कम 2 लाख लोग सरकार विरोधी प्रदर्शन में शामिल हैं। इसराइली अखबार हारेत्ज ने इन प्रदर्शनों को देश के इतिहास के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन कहा है। शनिवार को विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले लोगों की कम से कम तादाद 5 लाख बताई गई है। दक्षिणी इसराइल में बेरेशेवा में एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे याइर लैपिड ने कहा कि इसराइल अपने इतिहास के सबसे गंभीर संकट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सलामती को खतरा है, हमारी अर्थव्यवस्था संकट में है, पैसा देश से बाहर जा रहा है। दूसरी ओर ईरान ने भी सऊदी अरब के साथ एक समझौता किया है और दोनों देश कूटनीतिक रिश्ते बहाल करने वाले हैं, लेकिन सरकार को अगर चिंता है तो केवल इस बात की कि वो कैसे लोकतंत्र को तबाह करे। बता दें कि इसराइल में जारी गंभीर संकट के बीच जुमेरात को आम जनता ने राजधानी के एयरपोर्ट समेत कई हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया था। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कर दी और रोम जा रहे बिन्यामीन नेतन्याहू को देश से बाहर जाने से रोकने की कोशिश की थी। देश की सेना की ओर से भी नेतन्याहू के विरोध की खबरें हैं। कुछ मीडिया सूत्रों के अनुसार पायलटों ने नेतन्याहू को लेकर उड़ान भरने से इनकार कर दिया। हालांकि ज़ायोनी नेता बाद में कुछ देरी से रोम के लिए रवाना हुए। गौरतलब है कि मकबूजा फिलिस्तीन में नेतन्याहू के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों में तेजी आ गई है। तल अवीव के हालात कंट्रोल से बाहर हैं। हाल ही में बिगड़ती स्थिति को कंट्रोल न कर पाने की वजह से तल अवीव के पुलिस प्रमुख को उनके पद से हटा दिया गया था। इस्राएली वायुसेना ने भी नेतन्याहू के खिलाफ ज़ायोनी पायलटों की ओर से की गई हड़ताल और प्रदर्शनों का नेतृत्व करने के आरोप में कार्यवाही करते हुए एक सीनियर ऑफिसर को नौकरी से निकाल दिया। 29 दिसंबर 2022 से सत्ता में आए नेतन्याहू कैबिनेट की न्यायिक सुधार योजना के खिलाफ 7 जनवरी 2023 से ही भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। शायद दुनिया में ये पहली बार है जब किसी कैबिनेट के गठन के 1 हफ्ते के बाद से ही जनता के इतने भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अगली खबर में बात करेंगे चीन में होने वाली GCC की संभावित बैठक में ईरान की मौजूदगी की। चीन की पहल पर मुस्लिम जगत के 2 अहम देशों ईरान और सऊदी अरब के बीच सुधरते रिश्तों को बहुत से राजनीतिक विश्लेषक इस सदी का सबसे बड़ा कारनामा बता रहे हैं। वहीं अब चीन ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए फारस की खाड़ी के देशों के नेताओं की बैठक बुलाई है, जिसमें ईरान भी हिस्सा लेगा। अमेरिकी समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर देते हुए कहा कि चीन इसी महीने के आखिर तक खाड़ी के अरब देशों के नेताओं की बैठक बुलाने की योजना पर काम कर रहा है, जिसमें ईरान भी हिस्सा लेगा। इससे पहले चीन ने ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते बहाल कराने में अहम भूमिका निभाई, जो पिछले 7 साल से एक दूसरे से राजनीतिक रिश्ते खत्म किए हुए थे। अब चीन खाड़ी के 6 अरब देशों के राष्ट्र प्रमुखों की बैठक इसी महीने के आखिर तक बुलाने की योजना बना रहा है और ख़ास बात यह है कि ईरान भी इस बैठक में हिस्सा लेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कूटनीतिक पहल से पता चलता है कि बीजिंग पश्चिमी एशिया में खुद को एक नए शक्ति केंद्र और ऐसे प्रभावी देश के रूप में देख रहा है जो अलग अलग देशों के बीच मीडिएटर का काम कर सकता है। वो खुद को इस इलाके का नया बाजीगर मान रहा है, उस इलाके का जहां एक लंबे अरसे से अमेरिका प्रभावी भूमिका निभाता रहा है। कारोबार और ऊर्जा पर निर्भर न रहते हुए इस इलाके के सियासी मामले में भी चीन की बढ़ती दिलचस्पी ने दिखा दिया कि बीजिंग और वाशिंगटन के बीच कंपटीशन के नए मैदान तैयार हो रहे हैं। चीन ने बंद दरवाजों के पीछे ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते बहाल कराए और इन रिश्तों की बहाली के साथ ही तेहरान और रियाद के बीच बहुत से संवेदनशील और अहम मुद्दों को सुलझाने की कवायद शुरू हो चुकी है। अगली खबर में बात करेंगे सऊदी अरब की ओर से इसराइल को मिले जोरदार झटके की। ईरान के साथ पिछले 7 साल से रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने के साथ ही सऊदी अरब के रवैये में बदलाव नजर आने लगा है।
लेकिन सवाल अपनी जगह है कि ये कोई मजबूरी है या आले सऊद सच में बदलने लगे हैं। सऊदी अरब में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से टूरिज्म सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ज़ायोनी देश के डेलीगेशन को भी हिस्सा लेना था और सऊदी अरब की ओर से उन्हें वीज़ा जारी करने की बात भी कही गई थी। लेकिन अब सऊदी अरब ने ज़ायोनी डेलीगेशन को वीज़ा देने से मना कर दिया है और इस समारोह में ज़ायोनियों को हिस्सा लेने से मना कर दिया गया। ज़ायोनी समाचार पत्र यदीऊत आहरनूत ने खबर देते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस्राइल सरकार के एक डेलीगेशन को सऊदी अरब में जारी टूरिज्म सेरेमनी में हिस्सा लेने की दावत दी थी, लेकिन अब सऊदी अरब ने इस डेलीगेशन को वीज़ा देने से मना कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने इस्राइल सरकार के अधिकारियों और मकबूजा फिलिस्तीन के अल जलील इलाके के कफर कामा गाँव के कुछ लोगों को इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने की दावत दी थी, लेकिन अब सऊदी अरब ने इसराइली दल को सऊदी अरब का वीज़ा देने से साफ इनकार कर दिया। बता दें कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने कफर कामा को इस साल उन 32 इलाकों में चुना है जिन्हें टूरिज्म विलेज के लिए आइडियल माना गया है। सऊदी अरब के अल अला गांव में कल से शुरू हुए इस प्रोग्राम में 32 देशों के लोग हिस्सा ले रहे हैं। इसराइली दल को भी इस समारोह में हिस्सा लेना था और यूनाइटेड नेशंस ने सऊदी अरब से अपील की थी कि रियाज इसराइली दल के लिए वीज़ा जारी करे, लेकिन सऊदी अरब ने संयुक्त राष्ट्र की अपील पर कोई ध्यान नहीं दिया। गौरतलब है कि इसराइल की सत्ता में नेतन्याहू की वापसी के साथ ही फिलिस्तीन में तनाव चरम पर है और इस साल अब तक 80 से ज़्यादा फिलिस्तीनी लोग ज़ायोनी सेना के हाथों मारे गए। सऊदी अरब के साथ इसराइल के रिश्तों पर सबसे करारा प्रहार हाल ही में चीन की पहल पर तेहरान रियाज रिश्तों की बहाली से हुआ। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च के शुरू में ही इसराइली प्रतिनिधिमंडल को वीज़ा नहीं मिलने पर तल अवीव ने चिंता जताई थी। ज़ायोनी विदेश मंत्रालय ने भी विश्व पर्यटन संगठन को एक पत्र भेजा ताकि संयुक्त राष्ट्र के इस संगठन के जरिए से वीज़ा हासिल करने में कामयाब हो सके, लेकिन यूएनओ की अपील के बाद भी इसराइल को अपने मकसद में नाकामी मिली। अगली खबर में आंतरिक संकट से जूझ रहे लेबनान और यमन संकट पर रियाज तेहरान रिश्तों के असर की बात करेंगे। पिछले काफी वक्त से आंतरिक गतिरोध का सामना कर रहे लेबनान को सऊदी अरब ईरान समझौते के बाद संकट से निकलने की उम्मीद हो चली है, खासकर इसलिए भी कि इस देश में जारी गतिरोध का एक मुख्य कारण सऊदी अरब भी है। लेबनान के कार्यकारी प्रधानमंत्री नजीब मीकाती ने रियाज तेहरान रिश्तों के बहाल होने का स्वागत करते हुए कहा कि सऊदी अरब इलाके का एक मुख्य और प्रभावशाली देश है, उसकी एक धार्मिक पहचान और पहुंच भी है। हम ऐसी किसी भी प्रक्रिया का इस्तकबाल करते हैं जो इलाके की मुश्किलों को कम करने में मददगार हो। अशर्क़ अल औसत के साथ बातचीत करते हुए मीकाती ने ईरान और सऊदी रिश्तों पर खुशी जताते हुए कहा कि इसका पूरे इलाके और लेबनान पर अच्छा असर पड़ेगा और बहुत मुमकिन है कि दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल कम हो और विकास के रास्ते खुलें। इलाके में हालात सही होंगे और हम इत्मीनान का सांस लेते हुए भविष्य की ओर बढ़ सकेंगे। लेबनान में जारी राजनीतिक गतिरोध और राष्ट्रपति की नियुक्ति पर उन्होंने कहा कि हम बहुत देर तक ऐसे हालात का सामना नहीं कर सकते। लेबनान का हालिया संकट कोई नई या ताज़ा बात नहीं, बल्कि इसके पीछे कई वर्षों की कमियां हैं जो आज इस रूप में हमारे सामने हैं। अरब जगत के सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण एक और देश यमन पर भी इस ताज़ा दोस्ती के गहरे असर पड़ सकते हैं। 8 साल से अमेरिका और ज़ायोनी साजिशों के नतीजे में सऊदी अतिक्रमणकारी गठबंधन के हमलों का सामना कर रहे यमन को उम्मीद हो चली है कि इस समझौते से यमन जंग को ख़त्म करने में मदद मिलेगी। यमन की प्रेसिडेंशियल काउंसिल के मेंबर अब्दुल्ला अल अलीमी ने उम्मीद जताई है कि सऊदी अरब और ईरान के बीच हुए इस समझौते के बाद यमन में जारी जंग को ख़त्म करने में मदद मिलेगी। अल मज़दर ऑनलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राजदूत से मुलाकात करते हुए सऊदी समर्थित प्रेसिडेंशियल काउंसिल के इस मेंबर ने कहा कि हमें सऊदी अरब पर भरोसा है और वो समय समय पर हमारे काम आता रहा है। वहीं सऊदी समर्थित यमनी गुट के विपरीत यमन के वरिष्ठ विश्लेषकों का कहना है कि सऊदी ईरान समझौते का यमन जंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यमन के वरिष्ठ रक्षा विश्लेषक हसन अल बुखैती ने कहा कि इस समझौते का यमन संकट पर शायद ही कोई असर पड़े, क्योंकि यमन युद्ध अमेरिका के इशारों पर शुरू किया गया है और जब तक अमेरिका ना चाहे इसे रोका जाना मुमकिन नहीं। हसन अल बुखैती ने कहा कि हाँ, इस समझौते ने अरब जगत में अमेरिका और इसराइल की साजिशों के नतीजे में फैलाए जा रहे ईरान फोबिया की हवा ज़रूर निकाल दी। हमारा आज का बुलेटिन यही ख़त्म होता है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।